वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 2024 के चुनाव के पहले जहां एक और सरकार और अपोजिशन दोनों ने कमर कसनी शुरू कर दी है, तो महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में पड़ोसी भी अपनी जोर आजमाइश करने उतर पड़ा है। ये पड़ोसी है भारत राष्ट्र समिति मतलब बीआरएस के चंद्रशेखर राव, जिन्हें लोग केसीआर के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो पड़ोसी राज्य तेलंगाना में इनकी सरकार है, लेकिन अब इनकी निगाहें महाराष्ट्र पर हैं। ये महाराष्ट्र में खाता खोलना चाहते हैं, और वो भी एक डेफिनेट प्लान के तहत। वो डेफिनेट प्लान क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि केसीआर की पार्टी बीआरएस बीते कुछ समय से महाराष्ट्र में सुपर एक्टिव है। बीजेपी के गढ़ नागपुर में इन्होंने अभी अभी अपनी पार्टी का ऑफिस खोला है और केसीआर ने वहाँ एक रैली भी की है। इस रैली से पहले बीआरएस के सपोर्टर्स ने भगवा सिटी को लगभग पिंक कर दिया था। इतनी ज़्यादा तादाद में इनके कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हुए थे और सड़कों पर पार्टी के पोस्टर भी लगाए गए थे। बीआरएस अब मुंबई, पुणे और औरंगाबाद में भी अपने पार्टी के दफ्तर खोलने जा रही है और विधानसभा के सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, वो भी बिना किसी से कोई अलायंस किए। मतलब केसीआर साहब के हौसले बुलंद हैं। केसीआर इज ऑल सेट टू मेक इनरोड्स इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, और ये बात दूसरी पार्टियों के लिए अब चिंता का सबब बन रही है, खासकर अपोजिशन में बैठी पार्टियों के लिए, क्योंकि केसीआर ने सबसे पहले इनके वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है। इनके ही नेताओं की भर्ती केसीआर अपनी पार्टी में करवा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ही एनसीपी के कुछ बड़े नेता और उनके सपोर्टर्स बीआरएस में शामिल हो चुके हैं, और अब तो अजीत पवार भी कह रहे हैं कि एनसीपी नीड्स टू बी अवेयर ऑफ केसीआर्स मूव्स। मतलब केसीआर ने तो टेंशन दे ही दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में अपनी जमीन बनाने के लिए केसीआर अब तुरूप का इक्का चलने जा रहे हैं। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदुओं के दिल का रास्ता मंदिरों से होकर गुजरता है, और इसीलिए 27 जून को केसीआर ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ महाराष्ट्र में पंढरपुर के प्रसिद्ध विट्ठल रखुमाई मंदिर में दर्शन का फैसला किया है। वो और उनका पूरा कैबिनेट वहां आने वाले डिवोटीज के ऊपर फूलों की वर्षा करने वाला है, वो भी हेलीकॉप्टर से। मतलब केसीआर साहब को उम्मीद है कि वो श्रद्धालुओं पर फूल बरसाएंगे और ये श्रद्धालु उन पर वोट बरसाएंगे। लगता है श्रद्धालुओं पर फूल बरसाने का ये आइडिया केसीआर ने योगी से लिया है और डायलॉग ले लिया है मोदी से। लेकिन केसीआर की राजनीति यहीं नहीं थम रही। उनको पता है महाराष्ट्र में कुछ खाली पॉकेट्स हैं और उनमें किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है, और इसीलिए अपनी हर मीटिंग में तेलंगाना मॉडल की बात करना वो नहीं भूलते हैं। उनकी सरकार को किसानों की सरकार बताना नहीं भूलते। एक डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के 2.5 सालों में 1660 फार्मर्स ने फिनेंशियल क्रंच की वजह से अपनी जान दे दी थी। तो ये आंकड़ा मौजूदा शिंदे सरकार में अब तक 1023 है। तो यहाँ पर केसीआर लोगों को ये बताना नहीं भूल रहे हैं कि वो तेलंगाना में किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर तो दे ही रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी के लिए भी किसानों को 10,000 रुपये पर एकड़ एज अ फिनेंशियल एड भी दे रहे हैं। उनका दावा है कि उनके इस कदम ने किसानों के सुसाइड को बहुत हद तक कंट्रोल भी किया है। एक और फैक्टर भी है, देश में टोटल तेलुगु पॉपुलेशन का 1.18% पॉपुलेशन महाराष्ट्र में रहता है, और ये आंकड़े 2011 के सेंसस के हिसाब से ये आंकड़ा तो अभी और बढ़ गया होगा। हो सकता है कि ये पॉपुलेशन केसीआर के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाए या दिखा सकता है। हम हमेशा द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात करते हैं, लेकिन आज इसी द बिग बेंच पर बैठकर मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या एनसीपी, जो कि कुछ दिन पहले तक एक नेशनल पार्टी हुआ करती थी लेकिन अपने ही इन फाइट्स की वजह से महाराष्ट्र में ही सिमट कर रह गई है, उसको केसीआर से सावधान नहीं हो जाना चाहिए। पार्टियां जो कि परप्रांतियों मतलब आउटसाइडर्स को खदेड़ना है इसी को बार बार मुद्दा बनाती हैं, वो आज केसीआर जैसे आउटसाइडर्स के होर्डिंग्स को अपने राज्य में लगने से क्यों नहीं रोक पाई? पूर्व सीएम जो कि मोदी को रोकने के लिए पटना तक पहुंच गए, क्या उनके पास केसीआर को रोकने के लिए कोई स्ट्रेटेजी है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।